डाइऑक्साइड, जल और सूर्य प्रकाश हमारा कच्चा उत्पाद है, कच्चा पदार्थ है। उत्पाद में क्या होता है तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। हमारे मुंह के अंदर होती है लार ग्रंथि, 3 तरह की होती है, अधोजंब, अधोजिह्वा और कर्णपूर्व हमारे पास में हो चली है। जब नीलय में संकुचन होगा तो इसे हम प्रंकुचन दाब बोलेंगे। 120 mm ऑफ Hg होता है। समयुग्मजी अवस्था में केवल एक ही प्रकार का युग्मक बनता है, जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल टी है। परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। स्पेशली अगर हम नर की बात करें तो इसमें जो मेन ऑर्गन होता है वो होता है क्या, ब्रशन होता है इसके अंदर। हाय हेलो नमस्कार गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वाइल्ड फायर सेशन के अंदर। अभी तक आप लोगों ने अपनी क्लास 10 की बहुत सारी प्रिपरेशन कर ली होगी। मैंने भी आप लोगों के लिए एक 12 घंटे के मैराथन, उसके बाद में रिवीजन सेशन 5-6 घंटे का सब कुछ किया है हमने। लेकिन आज के इस सेशन के अंदर हम बहुत ही ज्यादा फास्ट, बहुत ही ज्यादा एक रैपिड रिवीजन देखने वाले हैं अपनी पूरी कंप्लीट बायोलॉजी का। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो सेशन होने वाला बेटा, ये 50 मिनट के अंदर अपने सारे पांचों की पांचों चैप्टर होने वाले हैं। मतलब 10 मिनट में एक चैप्टर अपन क्या कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। बिना समय गवाए, बिना समय को नुकसान किए फटाफट से अपन शुरू करते हैं हमारा आज का ये प्यारा सा सेशन। सबसे पहली चीज तो आप सभी को पता है, जीव प्रक्रम के अंदर आप लोगों ने पढ़ रखा है कि हमें जिंदा रहने के लिए सनम कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि पाचन, पोषण, हम बात करते हैं श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। हमारे पास में ये 5 प्रक्रियाएं होती है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है। सबसे पहली जो हमारे पास में बात आती है बेटा, वो होती है किसकी, पोषण की। पोषण का मतलब क्या होता है तो भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना या फिर भोज्य पदार्थ को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं क्या, पोषण। अब पोषण की अगर हम बात कर रहे हैं तो पोषण कौन से प्रकार का होता है, 2 तरह का हमारे पास में पोषण हमें देखने को मिलता है। एक तो होता है स्वपोषी पोषण और एक हमारे पास में होता है परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण की अगर हम बात करें तो ऐसा पोषण जिसमें कि जीव दूसरे जीवों से अपना खाना नहीं लेता बल्कि खुद अपना खाना बना लेता है, उसे हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। जैसे हरे पेड़ पौधे, कुछ बैक्टीरिया हो गए और हमारे पास में शैवाल हो गई। स्वपोषी जो जीव होते हैं बेटा, स्वपोषी पोषण वाले जो जीव होते हैं, ये 2 तरह की प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। पहला तो होता है प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, दूसरा होता है हमारे पास में रसायन संश्लेषी स्वपोषी। प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी में हरे पेड़ पौधे और शैवाल आती हैं। ये सूर्य का प्रकाश, जमीन से पानी लेती हैं और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के अपना खाना खुद बना लेती हैं। इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अब बात यह है कि प्लांट्स ये प्रक्रिया करते हैं तो किसकी बदौलत, इनके पास में होता है क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की बदौलत ही ये अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कर पाते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कच्चा उत्पाद क्या है, तो हमारे पास में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य प्रकाश हमारा कच्चा उत्पाद है, कच्चा पदार्थ है। उत्पाद में क्या होता है तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। मुख्य उत्पाद यदि पूछा जाए तो ध्यान रखना ग्लूकोज होता है। और ये पूछा जाता है आपसे कि भैया वाटर कहां से, सॉरी ऑक्सीजन कहां से निकला है, तो ऑक्सीजन का निर्माण ये वाटर के मॉलिक्यूल से होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास में हरे पेड़ पौधे, नीलहरी शैवाल निकल करके आता है। अब प्लांट ने ये जो पदार्थ बनाया भोज्य पदार्थ, ये ग्लूकोज होता है। इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्लांट इस ग्लूकोज को बदल देते हैं बेटा किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में बदल देते हैं। ठीक है, तो भोज्य पदार्थ का संचय किस रूप में हो गया है, स्टार्च के रूप में हमें देखने को मिल गया। इसी प्रकार का जो पोषण होगा इसे हम बोलेंगे प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी पोषण। हरे पेड़ पौधे और शैवाल में हमें देखने को मिलता है। दूसरा हमारे पास में आता है रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण, जो कि बैक्टीरिया करते हैं। बैक्टीरिया के नाम ध्यान रखना, आयरन जीवाणु, सल्फर जीवाणु, नाइट्रोसोमोनास और फेराडॉक्सिन हमारे पास में होता है। इन्हें प्रकाश की जरूरत नहीं होती, इनके पास में क्लोरोफिल भी नहीं होता। बिना प्रकाश और क्लोरोफिल के अपना ये खाना बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और H2S से, हाइड्रोजन सल्फाइड से। ठीक है, यहां पर ये ग्लूकोज को बनाते हैं। यहां किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। उत्पाद क्या होते हैं तो ग्लूकोज और हमारे पास में सल्फर निकल करके आते हैं। विषमपोषी पोषण की अगर हम बात करें, ऐसा पोषण जिसमें कि जीव दूसरे जीवों से अपना खाना लेता है, उसी को हम बोलते हैं विषमपोषी पोषण। ये 3 प्रकार का हमारे पास में होता है। पहला हो गया परजीवी, मृतजीवी और प्राणी समभोजी हमारे पास में हो चला है। परजीवी की अगर हम बात करें तो अमरवेल, किलनी, फीताकृमि, जू और लीच बेटा, ये हमारे परजीवी होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहीं से हमारे पास में एमसीक्यू बनता है। मृतजीवी मतलब जो मरी हुई सड़ी गली पदार्थों से अपना भोजन लेगा वो मृतजीवी होगा। फफूंदी, ईस्ट और मशरूम हो गया। परजीवी ये दूसरे जीवों के ऊपर रहते हैं, उसको मारे बिना उससे अपना क्या करते हैं, खाना लेते हैं। प्राणी समभोजी में कौन आता है तो मनुष्य, हिरन और बाघ, ये प्राणी समभोजी के अंदर आते हैं। ये ठोस या तरल के फॉर्म में क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं। इसमें भी 3 तरह की कैटेगरी होती है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी का मतलब होता है जो हरे पेड़ पौधों को खाता है उसे हम बोलते हैं शाकाहारी। मांसाहारी जो जीव जंतुओं को खाता है, और सर्वाहारी मतलब जो कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों का मिला जुला होगा, उसे हम बोलते हैं सर्वाहारी। मनुष्य किस में आता है, सर्वाहारी में आता है। कॉकरोच सर्वाहारी के अंदर ही आता है। परजीवी पोषण के अंदर बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, 2 शब्द आते हैं, परजीवी और होस्ट। परजीवी का मतलब ये होता है कि जो दूसरे के शरीर पे आकर के जबरदस्ती रह रहा है उसे हम बोलते हैं परजीवी, और होस्ट मतलब जो उसको रख रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा मित्र हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब चाय पानी या फिर कॉपी पेन पेंसिल के लिए हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हम उसको पाल
जाल पोष रहे हैं, तो मित्र हमारा क्या है, परजीवी, और हम क्या है, होस्ट हैं। आगे की तरफ हम अगर चलें तो हमारे पास में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्या, रंध्र। रंध्र की परिभाषा, पत्ती पर उपस्थित छोटे छोटे से छिद्र, इसी को हम बोलते हैं रंध्र। ये क्या करते हैं, तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जो ऑक्सीजन बन रही है प्रकाश संश्लेषण में, उसको बाहर निकालने का जो प्रक्रिया होगी वो इसी छोटे छोटे से छिद्रों के द्वारा होगी। इसके अलावा इनसे पानी जो होता है वो भाप बन करके ऊपर उठता है, इसी प्रक्रिया को हम बाष्पोत्सर्जन भी बोलते हैं। तो रंध्र गैसों का आदान प्रदान करता है और बाष्पोत्सर्जन में जल की हानि को करवाता है। बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्यों जरूरी होती है, क्योंकि जो प्लांट के पास में एक्स्ट्रा वाटर होता है वो इससे क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इसके अलावा तापमान, टेम्परेचर का कंट्रोल हो सकता है और पानी को ऊपर खींचने के लिए बाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल का भी क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। ठीक है, रंध्र जो होते हैं बेटा वो हमारे पास में कभी खुलते हुए कभी बंद होते हुए दिखाई देते हैं, मतलब छिद्र कभी खुला रहेगा कभी बंद रहेगा। जैसे हमारे घर का गेट, हमारी कॉलोनी का गेट खुला और बंद होता है, वैसे ही ये रंध्र खुलते और बंद होते हैं। लेकिन रंध्रों का खुलना और बंद होना ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो ये हमारा रंध्र का छिद्र है, इसके पास में उपस्थित होती है द्वार कोशिका, इसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। कैसे खुला जाता है, कौन खोलने का काम करता है, तो द्वार कोशिका खोलने की काम करती है। द्वार कोशिका कैसे खोलती है, तो द्वार कोशिका पानी की मात्रा में परिवर्तन करके क्या करती है, रंध्रों को खोलने और बंद करने का काम करती है। जब भी इन रंध्र छिद्रों को खोलना है तो पानी कहां से, बाहर की कोशिकाओं से कहां जाता है, द्वार कोशिकाओं के अंदर जाता है, ये फूल जाती है और रंध्र छिद्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। लेकिन अगर इसे बंद करना है तो जस्ट इसके अपोजिट हमारे पास में क्या हो जाएगी, प्रक्रिया देखने को मिलेगी। ठीक है, यहीं पर हमसे पूछा जाता है कि भैया अमीबा में पोषण की विधि बताइए, या फिर अमीबा किस तरह से भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है समझाइए। तो ध्यान रखिएगा बेटा, अमीबा के अंदर पोषण की विधि में सबसे पहली चीज तो ध्यान रखिए, इसको जहां से भी भोज्य कण दिखाई देता है दूर से उसकी तरफ ये गति करता है और एक झूठे हाथ पैर जैसी संरचना बनाता है, इसी को हम पादाव या कूटपाद बोलते हैं। और ये भोज्य पदार्थ को क्या कर लेता है, अंदर ले लेता है। जो अंदर पूरा गोला बना है भोज्य पदार्थ का गया है, इसी को हम बोल देते हैं ये क्या है, खाद्य रिक्तिका हमारे पास में निकल करके आती है। ठीक है, ठीक इसी तरह से हम देखें एक दूसरा जीव पैरामीशियम, ये भी एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है। इसके अंदर ये होता है कि भाई छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पक्षमाव सीलिया बोला जाता है। और ये पक्षमाव सीलिया क्या करते हैं, भोज्य कण को एक जगह, एक निश्चित जगह के पास में लेकर के आने का काम करते हैं। तो ये एक निश्चित जगह से भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है। अमीबा किसी भी डायरेक्शन से भोज्य पदार्थ को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। यदि आपसे पूछा जाए कि भैया निम्न में से कौन सा जीव भोज्य पदार्थ को एक निश्चित जगह से ग्रहण करता है, तो पैरामीशियम हमारे पास में निश्चित जगह से, और हम मनुष्य खुद भी मुंह से मतलब निश्चित जगह से भोज्य पदार्थ को क्या करते हैं, ग्रहण। मतलब बी और सी हमारे पास में बोथ निकल करके आता है। दूसरी कंडीशन हमारे पास में आती है किसके बारे में, मंड परीक्षण के बारे में। मंड परीक्षण क्या होता है, यदि कोई पौधा प्रकाश संश्लेषण कर रहा है या नहीं कर रहा है इसका हमें पता लगाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मंड परीक्षण करते हैं। और मंड परीक्षण के लिए सबसे पहले हमने प्लांट की पत्ती को तोड़ा, उसे गर्म पानी के अंदर क्या कर लिया, उबाल लिया। उबालने के बाद में उसका कलर थोड़ा सा क्या हो गया है, हट गया है, ग्रीन कलर उसका हट गया। इसे हम एल्कोहल में क्या कर लेते हैं, उबाल लेते हैं और देन उसको थोड़ा सा ठंडा करके एक कांच की प्लेट में रखते हैं और इसके ऊपर हम क्या डालते हैं, आयोडीन डालते हैं। आयोडीन क्यों डालते हैं हम ये पूछा जाता है, तो आयोडीन बेटा स्टार्च के साथ में रिएक्शन करता है और क्या करता है, गहरा नीला रंग देने का काम करता है। यदि हमने इसके ऊपर आयोडीन डाला और इसने नीला रंग दिया, इसका मतलब यहाँ पे स्टार्च उपस्थित है, और स्टार्च उपस्थित है मतलब प्लांट ने क्या कर रखा है, प्रकाश संश्लेषण कर रखा है। ठीक है, ये हमारे पास में बात निकल करके आती है। इसके अलावा हम आगे देखने वाले हैं पाचन की प्रक्रिया। पाचन में क्या होता है, तो जो जटिल भोज्य पदार्थ होता है इसे सरल भोज्य पदार्थ में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। किसकी सहायता से, रसायन की सहायता से। इन्हीं रसायन को हम एंजाइम, जैव उत्प्रेरक या विकर बोलते हैं। अब बात यह है, एंजाइम की डेफिनेशन पूछी जाए तो ध्यान रखना, रसायन जो जटिल पोषक पदार्थ को अवशोषण योग्य सरल पोषक पदार्थ में बदल देते हैं, उसी को हम बोलते हैं एंजाइम्स बोलते हैं। हमारे पास में हमारा पूरा की पूरा जो शरीर क्या होता है, इसके अंदर भोजन को पचाने से संबंधित जो अंग होते हैं वो मुख, गुहा, ग्रशिका, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत होते हैं। ये पाचन अंग की श्रेणी में आते हैं और इनसे मिलकर के बना हुआ पूरा सिस्टम हमारा पाचन तंत्र कहलाता है। पूरे पाचन तंत्र के अंदर सबसे पहले तो ये मुख हो गया, देन यहाँ से मुख गुहा हमारे पास में हो गई है। पिछला ये वाला जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं ग्रसनी। यहाँ से नाक से आने वाली हवा और यहाँ से आने वाला भोजन, ये दोनों के लिए क्या होता है, रास्ता होता है। बाद में यहाँ पर दो अलग अलग पाइप डिवाइड हो जाते हैं, एक हो गया है ग्रास नली और इधर वाला हो जाता है श्वास नली। ग्रास नली में क्रमानुकुंचन गति होती है ताकि भोजन इसमें अटक ना जाए और ये आगे जाकर के एक जे आकार की संरचना में खुलता है। ये पूरे पाचन तंत्र का, पूरी आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है, जे आकार का होता है। यहाँ पे 4 से 5 घंटे के लिए भोज्य पदार्थ क्या होता है, स्टोर रहता है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि एक छोटा सा वॉल्व होता है जिसे हम बोलते हैं पायरोलिक स्पिंचर। पायरोलिक वॉल्व हमारे पास में इसका नाम होता है ताकि भोज्य पदार्थ 4-5 घंटे यहीं पर रहे, नीचे
न जाए। आमाशय के जस्ट इधर की साइड पर हमारे पास में यकृत हमें देखने को मिलता है और ये जो यकृत है, यकृत हमारे पास में पित्तरस का निर्माण करेगा। यहाँ से दो नलियां निकलती है जो कि एक थैली में जाकर के खुलती है। इस थैली का नाम होता है क्या? पित्ताशय। ये पित्त का क्या करेगा? संग्रहण करने का काम करता है। ठीक है, आमाशय से ही हमारे पास में आगे जाकर के ऐसे कॉइल स्ट्रक्चर के फॉर्म में हमें देखने को मिलती है नली। इसे हम बोलते हैं क्या? ये छोटी आंत या क्षुद्रांत। इस छोटी आंत क्षुद्रांत के अंदर उंगली के जैसे क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं विलाई या दीर्घरोम बोलते हैं। ये पचे हुए भोजन को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया भोजन का संपूर्ण पाचन कहां होता है, तो छोटी आंत के अंदर होता है। भोजन का अवशोषण कहां होता है? तो छोटी आंत के अंदर ही होता है। ये छोटी आंत का आगे वाला हिस्सा थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। जब चौड़ा हो गया तो इसी को हम नाम दे देते हैं क्या? बड़ी आंत नाम दे देते हैं। इसके तीन अलग अलग हिस्से होते हैं। पहला सीरा जो होता है, पहला हिस्सा अंदनाल कहलाता है। दूसरा ये वाली जो लाइन होती है इसे हम कॉलन, और लास्ट वाला हमारे पास में हो गया है मलाशय। यहाँ पे बिना पचा हुआ भोजन क्या होता है? इकट्ठा होता है। हम देखते हैं कि छोटी आंत बड़ी आंत जहां पर जुड़ रही है उस अंदनाल वाली जगह पर यहाँ पर एक उंगली जैसी संरचना है जिसका नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये क्या होता है? एक अवशेषीय अंग की तरह हमारे पास में काम करती है। अवशेषीय अंग मतलब जो पहले हमारे पूर्वजों में काम कर रहे थे लेकिन अब हमारे अंदर काम नहीं कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं वो हमारे अवशेषीय अंग हो चले। आगे की तरफ हम चले। हमारे पूरे की पूरे पाचन तंत्र के अंदर कुछ स्पेशल सी जगह होती है जहां पर कि हमारी कोशिकाएं होती हैं, इन्हें हम पाचन ग्रंथियां बोलते हैं। ये क्या करते हैं? केमिकल्स को बनाने का काम करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे मुंह के अंदर होती है लार ग्रंथि। तीन तरह की होती है, अधोजंब, अधोजिह्वा और कर्णपूर्व हमारे पास में हो चली है। ये पूरा जो लिक्विड बनाती है इसे हम बोल देते हैं क्या? लार। लार हमारे पास में लार एमाइलेज और लाइसोजाइम, दो अलग अलग चीजें इसमें देखने को मिलती है लार के अंदर। वो कुछ मात्रा में क्या होता है? पानी। कुछ नहीं, सबसे ज्यादा मात्रा में होता है पानी। लार एमाइलेज को हम टाइलिन भी बोलते हैं और इसमें टाइलिन का काम होता है, ये स्टार्च का क्या करता है? पाचन करता है। लाइसोजाइम की अगर हम बात करें तो ये मुख के जीवाणु को क्या करेगा? मारने का काम करेगा। ठीक है, इसी के साथ में हमारे पेट के अंदर कुछ तीन प्रकार की कोशिकाएं होती है, मुख्य कोशिका, ऑक्जेंटिक और श्लेष्मा कोशिकाएं। इन्हीं को मिला करके हम क्या नाम दे देते हैं? जठर ग्रंथि। इनसे तीन प्रकार के केमिकल बनते हैं। पहला पेप्सिनोजन, HCl और क्या होता है? श्लेष्मा। पेप्सिनोजन जो बना है वो काम नहीं करता, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसे एक्टिव करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है इस HCl की। ये HCl इस पेप्सिनोजन को एक्टिव कर देता है, पेप्सिन में बदल देता है। पेप्सिन क्या काम करता है? तो प्रोटीन का पाचन करने का काम करता है। इसके अलावा श्लेष्मा जो होता है ये हमारे आमाशय को इस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या करता है? सुरक्षा देने का काम करता है। ध्यान रखिएगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मां के दूध के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो छोटे बच्चों को दूध जब मिलता है तो उसमें जो प्रोटीन होता है उसको पचाने के लिए इनके पास में क्या उपस्थित होता है? रेनिन उपस्थित होता है। हम बात कर रहे हैं तीसरी हमारी ग्रंथि यकृत ग्रंथि। इससे क्या बनता है? पित्तरस बनता है। पित्तरस क्या करेगा? तो ये बसा का इमल्सीकरण करेगा। बसा बड़ी बड़ी गोलों के फॉर्म में, बूंदों के रूप में होता है। इसका पाचन नहीं किया जा सकता तो इसे बदलने के लिए छोटे छोटे से हिस्सों में क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। छोटे छोटे से हिस्सों में तोड़ना, इसी को हम बोलते हैं क्या? वसा का इमल्सीकरण इसका नाम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है क्या? अग्नाशय ग्रंथि। इसमें तीन प्रकार के एंजाइम बनते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और इंसुलिन। मोस्ट इंपोर्टेंट है लाइपेज, पूछा जाता है लाइपेज क्या करता है? तो वसा का पाचन करता है। जो वसा हमारे पित्तरस ने छोटी छोटी सी गोलिकाओं में तोड़ दी उसका पाचन कौन करेगा? लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? तो ये पेप्सिन का मौसी का भाई है, इसलिए ये क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करने का काम करेगा। इंसुलिन क्या करता है? तो ये हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल होता है उसको क्या करेगा? मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ जब हम चल रहे हैं तो हमसे पूछा जाता है बेटा दांत के बारे में, टीथ के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। दांत जो होते हैं इसके कुल हमारे पास में संख्या होती है 32। प्रकार पूछा जाए तो 4 प्रकार के होते हैं हमारे पास में। पहला होता है कृंतक, ये काटने का काम करता है। रदनक, ये फाड़ने का काम करता है। अग्रचवर्णक और शवर्णक, ये चबाने का काम हमारे पास में करता है। ठीक है, अब बात यह है कि स्टार्टिंग में हमारे पास में दांत की जो संख्या होती है वो कम होती है, बाद में हमारे पास में दांत की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्लियर? अब बात अगली जो हम कर रहे हैं बेटा कि अगर हम डेली ब्रश नहीं करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो खाना है वो हमारे दांतों के ऊपर आकर के क्या होता है? फंसता है। और जब खाना वहां पे आकर के फंसता है तो वहां पे कुछ बैक्टीरिया लग जाते हैं। बैक्टीरिया उस खाने को खाते हैं और वहां पर क्या बनाते हैं? एसिड बनाते हैं। इसकी वजह से हमारा जो दांत होता है वो धीरे 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 गलने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं? दंत क्षरण, इसका हमारे पास में नाम हो जाता है। यदि हमें दंत क्षरण की प्रक्रिया से बचना है तो हमें डेली ब्रश करना चाहिए। और हमारा जो सलाइवा होता है वो भी क्या करता है? हमारे ऐसी जो दंत क्षरण की प्रक्रिया है इसमें जो बैक्टीरिया है उनको बढ़ने से रोकता है। ठीक है, आगे की जो प्रोसेस है हमारे पास में वो होती है क्या? श्वसन। श्वसन का मतलब क्या? जो आपने खाना खाया उससे जो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया को ही हम क्या नाम दे देते हैं? श्वसन नाम दे देते हैं। ये हमारे पास में सबसे पहला जो श्वसन का प्रकार होता है वो होता है मनुष्य की कोशिका के अंदर श्वसन। मनुष्य की कोशिका में जब ग्लूकोज जाता है तो ये ग्लूकोज के पास में 38 ATP होती है। ग्लूकोज की 38 ATP को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर इसे क्या किया जाता है भाई साहब? भेजा जाता है कोशिका के अंदर।
ग्लूकोज जब जाता है कोशिका के अंदर तो इसे पायरुविक अम्ल और कुछ ऊर्जा की मात्रा में ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। 38 एटीपी थी, पूरी एटीपी इसने नहीं दी है। इस चक्कर में हमारी कोशिका इस ग्लूकोज का ये जो पायरुविक एसिड है इसे कोशिका के गुंडे मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेज देता है। वहां पर पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का फॉर्मेशन करता है। यहां पर दो अलग अलग स्टेप हुई है। पहला ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बना है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस और ये हमारे पास में कोशिका द्रव्य में होती हुई हमें दिखाई दे रही है। दूसरी जो स्टेप है हमारे पास में ये वाली, ये कहां पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और इस प्रोसेस का नाम होता है क्या, क्रेब्स चक्र। अब आप देखेंगे कि मनुष्य की सामान्य कोशिका में जो श्वसन हुआ है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ, इसलिए इस श्वसन का नाम पड़ जाता है क्या, वायवीय श्वसन और ऑक्सी श्वसन इसका नाम पड़ जाता है। यहां पर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, मतलब पूरी तरह से ग्लूकोज से एनर्जी को क्या कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है। एनर्जी का फॉर्मेशन अधिक मात्रा में होता है, बस समय थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा लगता है। एक हमारे पास में एक जीव है, हमारे पास में गरीब सा, नाम होता है उसका क्या, ईस्ट। ईस्ट के पास में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, वो ग्लूकोज से क्या बनाता है, पहले तो पायरुविक अम्ल और थोड़ी सी ऊर्जा बनाता है। बोलता है ग्लूकोज से कि भाई साहब हमारा इतनी ऊर्जा में कुछ हो नहीं पाएगा, थोड़ी सी और दे दीजिए। ग्लूकोज बोलता है कि थोड़ी सी और चाहिए तो ऑक्सीजन लगेगी, पर ईस्ट के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ईस्ट क्या करवाता है, समझौता। बोलता है कि भैया कुछ ऊर्जा तुम रख लेना, बस मुझे थोड़ी सी दे दो और साथ में तुम्हें मैं क्या करवा दूंगा, पार्टी दे दूंगा, मतलब इथेनॉल। भाई साहब पार्टी शार्टी तुम्हारी करवा दी जाएगी। तो ग्लूकोज पायरुविक अम्ल कुछ ऊर्जा को दिया, बाद में पायरुविक अम्ल किसमें टूट गया, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा के फॉर्म में टूट गया। ये पूरी की पूरी प्रोसेस कहां पर होती है, कोशिका द्रव्य में, बिना ऑक्सीजन की हुई, इसलिए इसका नाम पड़ गया अवायवीय श्वसन, अनॉक्सी श्वसन, या इसी को हम क्या बोल देते हैं, किण्वन भी बोल देते हैं। इसमें ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो कम होता है, थोड़ी सी फास्ट प्रोसेस होती है और इसमें ग्लूकोज की पूरी एनर्जी खींची नहीं जाती, इसलिए हम बोलते हैं ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण इसके अंदर होता है। ठीक है, ठीक इसी तरह से हमारे पास में मनुष्य की पेशी कोशिका में भी क्या देखने को मिलता है, श्वसन देखने को मिलता है। हमारी जो पेशी कोशिका होती है जब बहुत ज्यादा काम करती है तो इनके पास में बेटा ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी की स्थिति में ये ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल तो बना लेती है, लेकिन पायरुविक अम्ल से हमारे पास में ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा नहीं बना पाती, बल्कि ये किस में टूट जाता है, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में टूट जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि समय थोड़ा सा बचाना था, पेशी को थोड़ा सा जल्दी एनर्जी चाहिए थी, और जल्दी का काम किसका होता है, तो भैया जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। तो यहां पर शैतान बन गया है कौन, लैक्टिक एसिड बन गया है। ये लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर जमा होगा और मसल्स को काम करने से थोड़ी देर के लिए क्या कर देगा, रोक देगा। हम बोल देंगे भैया मसल्स में क्या आ गई, थकान आ गई है, क्रैम्प हमारे पास में आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, क्रैम्प हमारे पास में हो चला है। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास में जो आती है कि भैया जो एनर्जी बन गई है, इस एनर्जी को हम एनर्जी करेंसी में बदल देते हैं, ऊर्जा मुद्रा के फॉर्म में बदल देते हैं। ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है, एटीपी को कहा जाता है। फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसके अंदर 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा हमें देखने को मिलती है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। अब होता है ये बेटा कि जैसे हमें अगर श्वसन की प्रक्रिया करनी है तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ग्लूकोज को अगर हमें एनर्जी में बदलना है तो। अब बात ये कि भैया ऑक्सीजन की जैसे हमें जरूरत पड़ती है, प्लांट को भी क्या होती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती ही है। तो प्लांट क्या करते हैं, गैसीय आदान प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो पत्ती, जड़, तना, इन तीनों के द्वारा होता है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। दिन के समय जो होता है वो प्लांट ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। क्यों, क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का निर्माण होता है, इसलिए दिन के समय ऑक्सीजन बाहर निकलती है। लेकिन रात के समय की बात करें तो रात के समय में प्लांट किसको छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अगली बात, कुछ जंतु हमारे पास में पानी में रहते हैं, वो पानी में रहने वाले जो जंतु होते हैं वो हम उनका नाम रख देते हैं जलीय जीव, और कुछ जमीन पे रहते हैं उनका नाम होता है स्थलीय जीव। जो जलीय जीव होते हैं बेटा, जलीय जीव के साथ में कंडीशन है कि ये अपनी जो श्वास दर होती है इन्हें फास्ट रखना पड़ता है, और स्थलीय जीव की श्वास दर होती है वो थोड़ा सा अलग होती है। रीजन क्या है, जलीय जीव जो होते हैं वो पानी में घुलनशील ऑक्सीजन को ही लेते हैं, और पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए एक बार जब ये सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम इनके पास में जा पाती है। ऐसी सिचुएशन में इन्हें बार बार क्या करना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है। लेकिन स्थलीय जीव हवा में घुली हुई ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेते हैं। हवा में, वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो ज्यादा है, इसलिए एक बार जब सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा इन्हें ज्यादा मिल जाती है, इसलिए इन्हें बार बार परेशान होने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमारे शरीर के अंदर सांस लेने के लिए अलग अलग अंग मिलकर के काम करते हैं और क्या बना लेते हैं, श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव का श्वसन तंत्र जो होता है वो नासा द्वार से शुरू होता है। नासा द्वार के बाद में यहाँ पे नाक वाला हिस्सा नासा मार्ग हो जाता है। देन आगे जाकर के ग्रसनी जो कि वायु और भोजन दोनों का मार्ग होता है। यहां से ये तो भोजन का पाइप हो गया, और इधर वाला हमारे पास में श्वास की क्या हो गई, नली हो गई, इसे हम बोलते हैं क्या, श्वास नली। इसका हमारे पास में
नाम होता है। श्वास नली इसका हमारे पास में नाम होता है। यहां अगर आप देखेंगे तो श्वास नली आगे जाकर के अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती है, इन्हें हम श्वसनी श्वसनिका बोलते हैं। इसका आखिरी वाला जो हिस्सा होता है वो फूला हुआ होता है, जिसे हम कुपिका बोलते हैं। यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है और ये फेफड़ों की क्या होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। बात यह कि आखिर कुपिका से कोशिका तक ऑक्सीजन कैसे जाती है, तो हमारे पास में हमारा हीमोग्लोबिन जो कि आरबीसी के ऊपर उपस्थित होता है, यही क्या करता है, मदद करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा बेइंतहा मोहब्बत करता है, इसलिए जहां कहीं भी ऑक्सीजन ये इसको देखती है तो ऑक्सीजन का क्या करवा देता है, परिवहन। इसी को हम क्या बोल देते हैं, श्वसन वर्णक भी बोल देते हैं। आपसे श्वसन और श्वासोच्छ्वास में डिफरेंस पूछा जाएगा, निःश्वसन और निःश्वसन में डिफरेंस पूछा जाएगा। श्वसन मतलब ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया, श्वासोच्छ्वास मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, उसे हम बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। जब सांस अंदर ले रहे हैं तो वो निःश्वसन या अंतः श्वसन होता है, और जब बाहर छोड़ रहे हैं तो उसे हम निःश्वसन या वही श्वसन उसका हमारे पास में नाम हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारे पास में अगली चीज आती है मानव परिवहन तंत्र की। मानव परिवहन तंत्र में 3 तरह की चीजें होती है, रक्त, रक्तवाहिनी और हृदय। इसमें सबसे पहले रक्त को देखें तो इसमें ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जो कि हल्के पीले रंग का होता है, इसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। ये तरल माध्यम होता है पूरा की पूरा, इसका काम भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना होता है। नीचे हमारे पास में जो जमा हुआ भाग होता है इसे हम बोलते हैं रक्त कणिका। 3 तरह की हमारे पास में होती है, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और पट्टिकाणु हमारे पास में देखने को मिली। लाल रक्त कणिका ये लाल रंग देने का काम करती है, 120 दिन इनका जीवन काल होता है और इनका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड सेल की बात करें तो सफेद रंग की, 2 से 3 दिन तक जिंदा रहती है और ये प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम करती है। पट्टिकाणु का काम होता है कि जब कभी हमारे शरीर में हमें चोट लग गई है तो ये रक्त का क्या कर देती है, थक्का जमाने का काम करती है, ठीक है। रक्त के प्रकार की बात करें तो 2 तरह का हमारे पास में रक्त होता है, शुद्ध और एक हो गया अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है, गहरा लाल रंग का, और अशुद्ध रक्त हमारे पास में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा और गहरा नीला हरा रंग का हमें देखने को ये मिलता है। रक्तवाहिनी 3 तरह की हमारे पास में होती है, एक तो हो गया धमनी, शिरा, और एक हो गया हमारे पास में केशिका। जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाए वो धमनी, जो पास लेकर के आए वो शिरा, और जो इन दोनों के बीच में आदान प्रदान करे उसे हम बोलेंगे केशिका। धमनी की दीवारें मोटी होती है, ये गहराई में स्थित होती है, इसमें दाव ज्यादा होता है, इसमें वाल्व अनुपस्थित होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। शिरा की बात करें तो ये हमारे पास में पतली भित्ती वाली होती है, इसमें वाल्व उपस्थित होते हैं, दाब क्या होता है, प्रेशर इसमें हमें कम देखने को मिलता है। केशिकाओं के साथ में ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। ओवरऑल हमारी धरती के ऊपर अगर हम देखें तो हृदय में 3 अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। एक तो 2 कक्षीय हृदय होता है, एक 3 कक्षीय होता है और एक 4 कक्षीय हमारे पास में हृदय देखने को मिलता है। 2 कक्षीय हृदय मतलब जो 2 कक्ष वाला होता है, इसमें एक आलिंद एक निलय होता है, जो कि मछली के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसमें एकल परिसंचरण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। हम बात करें हमारे कुछ जीव उभयचर और सरीसृप की अगर हम बात करें तो इसमें 3 चेंबर का हार्ट होता है, 2 आलिंद और एक हमारे पास में निलय हो गया। इनमें अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है। लेकिन हमारे पास में हमारी जो स्तनधारी पक्षी और मगरमच्छ की अगर हम बात करें तो इसमें 4 चेंबर का हार्ट होता है, 2 आलिंद 2 निलय, और इसमें हमारे पास में दोहरा परिसंचरण देखने को मिलता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो जो हमारे ब्लड के पाइप होते हैं उसमें लगने वाला जो दाब होता है उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। 2 तरह का होता है। जब निलय में संकुचन होगा तो इसे हम प्रंकुचन दाब बोलेंगे, 120 mm ऑफ Hg होता है। निलय में जब शिथिलन होगा तो ये अनुशीतलन दाब होता है, इससे हम 80 mm ऑफ Hg बोलते हैं। इसको ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जो हमारे पास में इक्विपमेंट होता है उसका नाम होता है स्पेग्नोमेनोमीटर हमारे पास में देखने को मिलता है। अब देखिएगा ये धमनी है, यहाँ पर ये छोटी छोटी सी केशिकाओं में टूट गई और आगे क्या है हमारे पास में शिरा। ये बहुत सारी हमारे पास में कोशिकाएं देखने को मिलती है। जब ब्लड यहाँ पे आता है तो ब्लड में से मैक्सिमम चीजें बाहर आ जाती है और ये लिक्विड बना लेती है। उसी लिक्विड को हम क्या बोल देते हैं, लसिका। ये ब्लड में से आने वाला जो लिक्विड होता है इसमें हर एक चीज होती है, बस क्या नहीं होता, तो आरबीसी नहीं होता। इस वजह से ये हमारे पास में रंगहीन होता है, लाल रंग का नहीं होता। तो लाल रक्त कणिका की संख्या इसमें कम होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स इसमें ज्यादा होती है और प्रोटीन की मात्रा हमें क्या देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है। ये ध्यान रखिएगा। जाइलम के द्वारा परिवहन और फ्लूएम का परिवहन हमारे पास में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाता है। जाइलम का काम होता है पानी को नीचे से ऊपर लेकर के जाने का काम करेगा। ये ऊपरी मुखी परिवहन करता है। दिन के समय में पानी को ऊपर खींचने का काम कौन करेगा, बाष्पोत्सर्जन, आकर्षण बल, और रात के समय कौन करेगा, मूल दाब करता है। और ये पूरी प्रक्रिया जल के परिवहन की जाइलम के द्वारा हमारे पास में देखने को मिलती है। ऊपर पत्तियों में जो खाना बना उसको नीचे और ऊपर की तरफ भेजना है, मतलब 2 डायरेक्शन में परिवहन होता है, ऊपरी मुखी और अधोमुखी। ये इसमें हमारे पास में भोजन का जो परिवहन होगा वो सुक्रोज के रूप में हमें देखने को मिलेगा और किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा हमें देखने को मिलता है। देन इसके बाद में हमारे पास में आता है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो हानिकारक भोज्य पदार्थों, हानिकारक अवशिष्ट पदार्थों को बाहर करने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम बोलते हैं क्या, उत्सर्जन। इसमें हमें देखने को मिलता है कि भैया जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो तो डायरेक्ट हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर कर देते हैं, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग अंग मिलकर के क्या करते हैं, काम करते हैं। इसी को हम बोल देते हैं उत्सर्जन तंत्र, जिसमें एक जोड़ी वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और क्या आता है, मूत्रमार्ग हमें देखने को मिलता है।
इसके अंदर यदि आप देखेंगे तो ये हमारे पास में दो किडनी, इनका जो आकार होता है पूछा जाता है सेम के बीच के आकार का। इसके ऊपर यहाँ पे ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, यहाँ पर हमारे पास में ये हो चली है क्या है मूत्रवाहिनी, और ये हो चला है मूत्राशय, और देन यहाँ पर हमारे पास में हो गया है क्या मूत्र मार्ग हो चला है। कुछ आईएमपी पॉइंट से हमारे पास में पूछे जाएंगे कि भैया यूरिया का रक्त में प्रवेश कहाँ से होता है, तो यकृत से होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ हुआ, तो यकृत के द्वारा हुआ। नेफ्रॉन वृक्क की क्या होती है संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, और हम डेली का 1 to 2 लीटर क्या बनाते हैं, यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास में बात आती है नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन क्या होता है, तो ये वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई हमारे पास में देखने को मिलती है। पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर हमारे पास में पूरा केशिकाओं का गुच्छा होता है, इसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये कप आकार की संरचना बोमेन संपुट, इन दोनों को मिलाकर के मेल्पिगियन काय हम नाम दे देते हैं। और ये पहली जो हमारे पास में हिस्सा होता है इसका नाम होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये लड़कियों के बाले की जो पिन होती है यू आकार की, इसे हम नाम दे देते हैं हेनले लूप। हेयर पिन शेप इसका हमें देखने को मिलता है। ये वाला जो हिस्सा होता है इसका नाम होता है दूरस्थ कुंडलित नलिका, और यहाँ पर हमारे पास में हो गया है क्या है, ये संग्राहक नलिका हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, इसी के साथ में हमारे पास में अब हमारा अगला चैप्टर जो आता है नियंत्रण एवं समन्वय। इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज हमारे पास में आता है ग्राही। तंत्रिका कोशिका के जो विशिष्ट सिरे होते हैं जिसे कि हम दुम्बरिका बोलते हैं, इसी को हम ग्राही बोलते हैं। ग्राही हमारे अलग अलग ज्ञानेंद्रियों जैसे त्वचा, नाक, कान, जिह्वा और आंख में देखने को मिलती है। यहाँ पे ग्राही जो होते हैं इनका अलग अलग नाम होता है। त्वचा के अंदर तापग्राही, नाक के अंदर घ्राणग्राही, कान के अंदर श्रवणग्राही, जिह्वा के अंदर स्वादग्राही और आंख के अंदर प्रकाशग्राही हमें देखने को मिलते हैं। इनका काम भी क्या होता है अलग अलग, जैसे तापग्राही स्पर्श और ताप के लिए हमारे पास में, घ्राणग्राही हो गए हैं गंध का एहसास, श्रवणग्राही आवाज का पता लगाते हैं, स्वादग्राही स्वाद का, प्रकाशग्राही रंग का और प्रकाश का पता लगाने का काम करते हैं। ये एक्चुअल में क्या होते हैं, तो ये तंत्रिका कोशिका के ही विशिष्ट सिरे होते हैं। तंत्रिका कोशिका, इसी को हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है जो कि विद्युत संकेत के रूप में क्या करती है, मस्तिष्क तक सूचनाओं को भेजने का काम करती है। ये उत्तेजनशील कोशिका है, मतलब जब भी इसको सिग्नल मिलता है ये एक्साइटेड हो जाती है और काम करने के लिए रेडी हो जाती है। इसके अलग अलग हमें भाग देखने को मिलते हैं। पहले ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम दुम्बरिका होता है। ये बाहर से सूचनाओं को क्या करता है, ग्रहण करता है और उसको विद्युत इलेक्ट्रिक इंपल्स में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर बीच में हमारे पास में केंद्रक उपस्थित होगा, और ये बीच वाला हिस्सा इनका क्या कहलाता है, कोशिका काय कहलाता है। ये क्या करेगा, तो दुम्बरिका से ये मैसेज को लेगा और कहाँ भेजेगा, ये तंत्रिकाक्ष की तरफ भेजने का काम करता है। ये लंबी सा पूछ जैसा हिस्सा, इसका नाम हो जाता है तंत्रिकाक्ष। इसका लास्ट वाला जो सिरा होता है इसे हम बोलते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा। इसी के साथ में हमारे पास में हम देखते हैं कि भैया एक न्यूरॉन अकेला मस्तिष्क तक नहीं सूचना भिजवा सकता, इसलिए एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन जुड़ा हुआ रहता है। और जब एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन जुड़ा रहता है तो इनके बीच की जो जगह होती है इसे हम बोलते हैं क्या, साइनेप्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक न्यूरॉन किससे जुड़ा हुआ हो, मांसपेशी से। तो जब न्यूरॉन मांसपेशी से जुड़ता है तो इस जगह को हम बोल देते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या तंत्रिका पेशी संधि, इसका हमारे पास में नाम हो जाता है। यहीं पर हम देखते हैं कि भाई जो मैसेज होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में इधर से इधर जाता हुआ हमें दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका के आखिरी सिरे में क्या होते हैं, केमिकल, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, न्यूरोट्रांसमीटर, इसका हमारे पास में नाम होता है। हमारे शरीर के अंदर ओवरऑल 3 तरह की प्रक्रियाएं होती है। एक होता है ऐच्छिक, अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रिया। ऐच्छिक मतलब जो हमारी इच्छा से होती है, जैसे हमारे पास में हमें चलना है, टहलना है, ताली बजाना है, कुर्सी को घुमाना है, पेन को ऐसे ऐसे हिलाना है, कुछ भी करना है, ये इच्छा के ऊपर डिपेंड कर रही है ऐच्छिक क्रिया। इसका कंट्रोल प्रमस्तिष्क के द्वारा होता है। अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, अपने आप होती है, इनका कंट्रोल हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा, पश्चिम मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा इनका कंट्रोल किया जाता है। जैसे हमारी हार्ट बीट, जैसे बमन, उल्टी होना, जैसे लार आना, ये सारी की सारी हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती है। कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती है जो अचानक किसी उद्दीपन के कारण होती है, तो अचानक किसी उद्दीपन के कारण होने वाली क्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया नाम दे देते हैं। जैसे आपके हाथ में कुछ गर्म लगा, हाथ क्या हो गया, पीछे की साइड आ गया, ये एक प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया होने के लिए एक रास्ता लगता है और उस रास्ते को हम क्या नाम दे देते हैं, प्रतिवर्ती चाप। जैसे त्वचा के ऊपर गर्म लगा तो यहां से मैसेज एक तंत्रिका के द्वारा, संवेदी तंत्रिका के द्वारा मेरुरज्जु के पास जाता है। मेरुरज्जु से वापस ये आता है हमारे हाथ की पेशी के पास में, किसके द्वारा, प्रेरक तंत्रिका के द्वारा। ये जो पूरा रास्ता होता है इसी को हम नाम दे देते हैं प्रतिवर्ती चाप। इसके अलावा हमारे पास में जो अगली कंडीशन होती है कि भाई जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है इसका मैसेज कहां भेजा जाता है, मस्तिष्क के पास। क्यों, क्योंकि भविष्य में होने वाली किसी भी हानिकारक परिस्थिति से पहले ही हमारा मस्तिष्क हमें क्या करा दे, अवगत करा दे इस चक्कर में। ठीक है, हमारी पूरे की पूरे शरीर के अंदर बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं जब आपस में जुड़ जाती है तो ये एक ऊतक बनाती है। इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, तंत्रिका ऊतक नाम दे देते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि नियंत्रण और समन्वय हमारे शरीर में किसके द्वारा होता है, तो तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक के द्वारा किया जाता है। आप देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर मस्तिष्क मुख्य रूप से मुख्य अंग होता है और इसी के साथ में जुड़ा हुआ ये जो हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं मेरुरज्जु, ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। ये हमारी बॉडी के दोनों
मुख्य नियंत्रण एवं समन्वय अंग होते हैं, इन दोनों को मिलाकर के हम नाम दे देते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब बात यह कि भैया मस्तिष्क हर एक जगह पर नहीं पहुंच सकता, मेरुरज्जु हर एक जगह पर नहीं पहुंच सकता, इसलिए इन्होंने अपने अंदर से क्या निकाल दी है, कुछ पतले पतले से जाले निकाल दिए, इन्हें हम बोलते हैं तंत्रिका। जिसे मस्तिष्क से निकलने वाली का नाम हो गया कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु से निकलने वाली का नाम हो गया मेरु तंत्रिका। ये दोनों का काम होता है कि शरीर के अलग अलग अंगों से सूचनाओं को कहां लेकर के जाए, मस्तिष्क और मेरुरज्जु के पास। इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोल देते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र नाम दे दिया जाता है। ठीक है, इसी के साथ में हमारे पास में है ये पूरा मस्तिष्क का डायग्राम। इसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ओवरऑल मस्तिष्क 3 हिस्सों में हम क्या करते हैं, बांटते। एक है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य और तीसरा हो गया है पश्च मस्तिष्क हमारे पास में हो चला है। ऊपर वाला ये जो हिस्सा होता है इसका नाम होता है क्या, प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम इसका हमारे पास में नाम होता है। ये मुख्य सोचने वाला भाग होता है, अलग अलग ग्राही से आवेग प्राप्त करता है और ऐच्छिक गति का ये कंट्रोल करेगा। थैलेमस ध्यान नहीं रखना है, हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये तापमान और भूख प्यास का क्या करता है, कंट्रोल करता है। प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये अग्र मस्तिष्क के हमारे पास में हिस्से होते हैं। मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा मस्तिष्क का हिस्सा होता है। सबसे बड़ा कौन सा होता है, प्रमस्तिष्क होता है, या अग्र मस्तिष्क हमारे पास है सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर एक हिस्सा होता है पोन्स, दूसरा होता है अनुमस्तिष्क सेरेबेलम और तीसरा होता है हमारे पास में मेडुला ऑब्लांगेटा। इन तीनों को मिलाकर के हम पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं। अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम की बात करें तो ये हमें शरीर की स्थिति या संतुलन को बनाने का काम करता है। जैसे एक पेड़ पर खड़ा रहना है, अगर हमें एक सीधी रेखा में चलना है तो वो कौन करवाएगा, अनुमस्तिष्क करवाएगा। मेडुला ऑब्लांगेटा अनैच्छिक क्रियाओं का कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट बीट, लार आना, भ्रमण आदि का कंट्रोल करेगा। और इससे क्या निकलती है, तो मेरुरज्जु इससे निकलती हुई हमें दिखाई देती है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा मेरुरज्जु किससे निकलती है, तो मेडुला ऑब्लांगेटा से निकलती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पादपों के अंदर हमारे पास में 2 तरह से गति होती हुई दिखाई देती है बेटा। एक तो होती है अनुकुंचन गति और दूसरी होती है अनुवर्तन गति। अगर प्लांट के अंदर वृद्धि और वृद्धि पर अगर कोई वृद्धि हो रही है और वृद्धि के कारण हमें गति होती हुई दिखाई दे रही है तो उसे हम बोलते हैं अनुवर्तन गति। यदि वृद्धि नहीं हो रही, उसके बिना हमें गति दिखाई दे रही तो उसे हम बोलते हैं वृद्धि पर अनाश्रित गति या अनुकुंचन गति। जैसे ये छुई मुई की पत्तियां, इन्हें अगर आपने हाथ लगाया तो यहाँ पे इनकी लंबाई तो नहीं बढ़ी, लेकिन इन्होंने क्या कर ली, गति सिकुड़ गई है। तो ये कौन सी गति हो गई है, अनुकुंचन गति हमारे पास में हो चलिए। ठीक है, यहीं पर हमारे पास में आती है अनुवर्तन गति, जो कि अलग अलग प्रकार की होती है। ये बाह्य उद्दीपन के कारण होती है, जैसे प्रकाश, जल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्पर्श, रसायन और तापमान के कारण। प्रकाश के कारण प्रकाशानुवर्तन गति, जैसे जो तने की गति हमारे पास में होती है। जल के कारण जलानुवर्तन गति, जो कि जड़ों के अंदर। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गुरुत्वानुवर्तन गति हो गई, जड़ों की गति। और स्पर्श के कारण स्पर्शानुवर्तन गति, जैसे प्रतान की गति हमारे पास में हो चली। प्रतान क्या होता है, तो ये पत्ती के पास से जो लड़कियों के बालों जैसी लट्टू जैसी संरचना होती है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रतान, इसका हमारे पास में नाम हो चला है। ठीक है, हमारे पास में हमसे पूछा जाता है भाई प्लांट हार्मोन के बारे में। प्लांट के अंदर भी कुछ स्पेशल प्रकार के केमिकल होते हैं जिन्हें कि हम बोलते हैं क्या, प्लांट हार्मोन, इसका हमारे पास में नाम होता है। सबसे पहले हमारे पास में निकल करके आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें तो ये प्ररोह और मूल के अग्रभाग में बनता है। जैसे कि ये यहाँ पे सूर्य के प्रकाश जहां से आ रहा है उस डायरेक्शन में ये बनेगा, लेकिन चला जाता है कहां पर, जहां पर की छांव होती है उस वाले हिस्से में चला जाता है। इसका काम क्या होता है, तो कोशिकाओं की लंबाई में बढ़ाता है, पादप को लंबाई में बढ़ाने का काम करता है। जिब्रेलिन कुछ प्लांट्स के अंदर, जैसे गन्ने वगैरह प्लांट्स के अंदर जो इनका पर्व संधि होती है वहां पर हमारे पास में बनता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण ये लंबाई में बढ़ा देता है। ये भी ऑक्सीजन की तरह ही काम करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, तो ये कोशिका विभाजन वाले क्षेत्र के अंदर हमारे पास में बनता है, कोशिका का विभाजन ये करवाता है। एब्सिसिक एसिड ये सारे उल्टे काम करेगा, कोई स्पेशल जगह इसकी नहीं होती बनने वाली। एथिलीन क्या करती है, फलों को पकाने का काम करती है, जहां फल पक रहे हैं वहीं पर ये हमारे पास में बनती हुई हमें दिखाई देती है। ठीक है, इसी के अलावा अगर हम देखें तो हमारे शरीर के अंदर बेटा बहुत सारी अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। जैसे हमारे पास में चाहे मेल हो या फीमेल हो, इनके बॉडी के अंदर अलग अलग ग्रंथियां हमें देखने को मिलती है। हमारे पहली हो गई है पीनियल ग्लैंड, दूसरी हो गई पिट्यूटरी, पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियास, टेस्टिस, ओवरी फीमेल के अंदर, एड्रिनल ग्लैंड्स और थायराइड, ये अलग अलग ग्रंथियां होती है। जैसे पीनियल ग्लैंड की बात करें तो ये सिंगल होती है ब्रेन के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी सिंगल होती है ब्रेन के पास। ये दोनों की दोनों मस्तिष्क में उपस्थित ग्रंथियां होती है। हमारे गले के अंदर 2 ग्रंथियां होती है, एक तो होती है पैराथायराइड और एक हो गई हमारे पास में थायराइड। थायराइड अकेली एक सिंगल नंबर में होती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी लिख रखा है। पैराथायराइड 2 जोड़ी में होती है, ये जस्ट हमारे थायराइड ग्रंथि के अपोजिट हिस्से में पाई जाती है। हमारे यहाँ पे सीने के अंदर भी एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है थाइमस, ये संख्या में एक सिंगल हमारे पास में देखने को मिलती है। हमारी जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत के पास में ही हमें देखने को मिलती है हमारी अग्नाशय ग्रंथि, संख्या में कितनी होती है, एक सिंगल हमें देखने को मिलती है। वो जस्ट टिप वाली जो किडनी के जस्ट टिप वाली पोजीशन की बात करें तो वहां पर होती है अधिवृक्क ग्रंथि, इसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड।
मेल्स के अंदर, लड़कों के अंदर एक एक्स्ट्रा ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है टेस्टिस। ये कितना होता है, तो ये एक जोड़ी हमें देखने को मिलती है। टेस्टिस फीमेल के अंदर नहीं होते, इसमें हमें देखने को मिलता है ओवरी, और ये भी कितनी होती है, एक जोड़ी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हमारे पास में कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे कुछ ग्रंथि और उनके हार्मोन्स और उनके कार्य निकल करके आते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस की बात करें तो मोचक हार्मोन निकलता है इससे, ये सारे शरीर की ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। पीयूष ग्रंथि, इससे वृद्धि हार्मोन निकलता है, अगर ये नहीं निकलेगा तो बोनापन हो जाएगा, हाइट नहीं बढ़ेगी। ये शरीर की मास्टर ग्रंथि होती है, मस्तिष्क में उपस्थित होती है, जो कि वृद्धि करवाने का काम करती है। थायराइड ग्रंथि, इसी को हम ऑटू ग्रंथि बोलते हैं, गले के पास में उपस्थित होती है, स्वरयंत्र और श्वास नली के संधि स्थल पर थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन नहीं बनेगा तो घेंगा या ग्वाइटर रोग हो जाएगा। इस हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन की हमारे पास में जरूरत पड़ती है, आयोडीन नहीं तो भैया घेंगा रोग हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर बोलता है कि आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। काम क्या होता है, उपापचय, ऊर्जा उत्पादन, हृदय स्पंदन, श्वसन दर में वृद्धि करना इसका काम होता है। इसके अलावा अग्नाशय हमारे पास में होती है, जो कि इंसुलिन हार्मोन को बनाती है। मधुमेह या डायबिटीज डिजीज हो जाती है, अगर इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसी के साथ में हमारे पास में आती है अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रिनल ग्लैंड हमारे पास में आती है, एड्रिनलिन हार्मोन को बनाती है, शरीर को विषम परिस्थितियों से बचाने का काम करेगी, और हृदय धड़कन वगैरह के ऊपर भी ये क्या करेगी, कंट्रोल करने का काम करती है। अगली चैप्टर की तरफ हम चलते हैं। हमारे पास में बात आती है आनुवंशिकता की। आनुवंशिकता में हमारे मेंडल साहब बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना आनुवंशिकता या वंशागति कहलाता है। इसके कारण जीवों में समरूपता बनी हुई रहती है। विभिन्नता का मतलब क्या होता है, तो एक जाति के सदस्यों में पाए जाने वाले जो डिफरेंस होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, विभिन्नता, उसका हमारे पास में नाम होता है। आनुवंशिकता या वंशागति से संबंधित सबसे ज्यादा प्रयोग मेंडल ने किया था, इसलिए मेंडल को हम आनुवंशिकता के पितामह बोल देते हैं। मेंडल ने अपना प्रयोग उद्यान मटर के ऊपर किया था, जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सेपाइडम था। इनकी शिक्षा कहां से हुई, गिरजाघर से। नौकरी कहां करते थे, तो गिरजाघर के फादर ये हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया, तो वंशागति के नियम दिया था। इन्होंने कारक शब्द के बारे में भी बताया था, जीन के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। बात यह आती है कि मटर के पौधे को इन्होंने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि इनको लगाना आसान था, जीवन काल छोटा था, द्विलिंगी पुष्प थे, और विपर्याय लक्षण इसमें हमें उपस्थित देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में हमारे पास में जो अगली बात आती है कि भाई मेंडल ने बात की थी किसकी, हमारे पास में हमारे कारक की बात की थी। कारक को बाद में हमारे एक साइंटिस्ट होते हैं जिनका नाम होता है जॉनसन। जॉनसन ने क्या कर दिया था, जीन नाम दे दिया था। जो जीन होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रभावी जीन और एक होता है अप्रभावी जीन। प्रभावी जीन का मतलब ये होता है कि भैया जो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों अवस्था में काम करे उसी को हम बोलते हैं प्रभावी जीन। समयुग्मजी अवस्था क्या होती है, तो भाई साहब हमारे जो जीन होते हैं इनके कुछ अलग अलग रूप होते हैं, और जीन के अलग अलग रूप इसे हम बोलते हैं अलील। जैसे हमारे पास में कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या होते हैं, अलील्स होते हैं। अगर दोनों अलील सेम हो तो उसे हम बोलते हैं समयुग्मजी अवस्था, और दोनों अलील अगर अलग हो तो उसे हम बोल देते हैं विषमयुग्मजी अवस्था। ये ध्यान रखिएगा, समयुग्मजी अवस्था में केवल एक ही प्रकार का युग्मक बनता है, जैसे कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल टी, ये समयुग्मजी अवस्था होती है। विषमयुग्मजी अवस्था जिसमें कि हमें एक कैपिटल और एक स्मॉल दिखे, वो विषमयुग्मजी अवस्था होगी। इसमें दो प्रकार के युग्मक बनते हुए दिखाई देंगे। तो यहीं पर बात आती है कि प्रभावी जीन कौन, जो कि समयुग्मजी और विषमयुग्मजी अवस्था दोनों में काम करे, उसी को हम बोलते हैं प्रभावी जीन। जो केवल समयुग्मजी अवस्था में काम करेगा उसे हम बोलेंगे अप्रभावी जीन, उसका नाम होगा। ठीक है, देन इसी के साथ में हमारे पास में बात ये आती है कि हमारे पास में दो अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। एक होता है जीन प्रारूप और एक होता है क्या, लक्षण प्रारूप हमारे पास में देखने को मिलता है। जीन प्रारूप का मतलब जो किसी जीव के जीन के अंदर, डीएनए के अंदर वाली चीज होती है उसे हम बोलते हैं जीन प्रारूप। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारे पास में बेसिकली होता है। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि भैया ये समय के अनुसार परिवर्तित नहीं होता, वातावरण के अनुसार भी ये परिवर्तित नहीं होता, हमेशा एक जैसा रहता है। लेकिन लक्षण प्रारूप क्या होता है, समय और वातावरण के अनुसार परिवर्तित होता हुआ रहता है, जैसे कि आपके शरीर का रंग, जैसे आपके शरीर की लंबाई। लक्षण क्या होते हैं, ये अगर बात पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा, लक्षण दो तरह से होते हैं, एक तो होता है वंशागत और एक होता है अवंशानुगत। वंशागत मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उसी को हम बोलते हैं वंशागत, और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते उसे हम बोलते हैं अवंशानुगत लक्षण बोलते हैं। वंशागत लक्षण हमारे पास में दो तरह से हो गए, एक तो हो गया प्रभावी और एक हो गया है क्या, अप्रभावी लक्षण हो चला है। प्रभावी का मतलब जो कि समयुग्मजी अवस्था और विषमयुग्मजी अवस्था दोनों में काम करेगा उसे हम बोलेंगे प्रभावी लक्षण। जो केवल समयुग्मजी अवस्था में आएगा उसे हम बोलेंगे हमारा अप्रभावी लक्षण हो चला है। जैसे प्लांट का हमारे पास में बोना होना क्या है, अप्रभावी लक्षण। बीज का पीला होना ये भी क्या हो गया हमारे, सॉरी, प्लांट का बोना होना और बीज का क्या हो गया है, झुर्रीदार या फिर हरा होना, ये क्या हो गया हमारे पास में अप्रभावी लक्षण हमारा हो चला है। पूछा जाएगा आपसे कि भाई मेंडल ने कितने लक्षणों के ऊपर अध्ययन किया था, तो 7 लक्षणों के ऊपर मेंडल ने अध्ययन किया था। ये लक्षण अलग अलग प्रकार के हैं, इसमें से कुछ प्रभावी और कुछ हमारे पास में क्या हो चले, अप्रभावी हो गए। मेंडल ने क्या करवाया था, तो मेंडल ने संकरण कराया था। संकरण क्या होता है, तो जब एक जीव का रिप्रोडक्शन दूसरे जीव से करा दिया जाता है, एक लक्षण वाले जीव का दूसरे जीव के साथ में, तो इसी को हम बोलते हैं संकरण।
संकरण में दो तरह से होते हैं, एक तो हो गया एक संकर संकरण, जब एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाएगा तो वो एक संकर संकरण, जब दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाएगा तो वो द्विसंकर संकरण हमारे पास में हो चला है। इसका लक्षण प्रारूप अनुपात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3:1 होता है। जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1 हमारे पास में देखने को मिलता है। ये एक संकर संकरण का होता है। द्विसंकर संकरण की बात करें तो इसका लक्षण प्रारूप अनुपात 9:3:3:1 हमारे पास में देखने को मिलता है और जीन प्रारूप अनुपात कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगले चैप्टर की तरफ हम अगर चले तो हमारे पास में आता है जीव जनन कैसे करते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। बेटा जीवों में जनन दो तरह से हमें देखने को मिलता है, एक तो हो गया अलैंगिक जनन और एक हो गया है क्या लैंगिक जनन। जब एक अकेला जीव अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न कर दे तो उसे हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। दो अलग अलग जीव मिलकर के अगर उत्पन्न करे तो उसे हम बोलते हैं लैंगिक जनन, उसका हमारे पास में नाम हो जाता है। अब डिफरेंस इसमें आता है कि भैया जो अलैंगिक जनन होते हैं इसमें ना तो जाइगोट का निर्माण होता है, ना ही गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ना ही निषेचन इसमें होता है। जैसे अमीबा के अंदर इस तरह से हमारे पास में अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। लैंगिक प्रजनन किसके अंदर हमें देखने को मिलता है तो मनुष्य और हमारे प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। अलैंगिक प्रजनन के कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि पहला हो गया द्विविखंडन। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, लिशमानिया, इन सभी में हमें देखने को मिलता है द्विविखंडन। इनका शरीर दो अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है, इसलिए इसका नाम हमारे पास में हो चला है क्या द्विविखंडन हो चला है। जब एक जीव का शरीर बहुत सारे हिस्सों में टूट जाए, नए बहुत सारे जीवों का निर्माण कर ले तो इसे हम बोलते हैं बहुविखंडन, जो कि प्लाज्मोडियम में हमें देखने को मिलता है। प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया डिजीज हमें होती हुई दिखाई देती है। पुनरुद्भवन मतलब रीजनरेशन की पावर। जब हम किसी जीव के शरीर को छोटे छोटे से पीसेस में अगर कट कर दें तो उसका हर एक हिस्सा नए जीव का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। इसी को हम बोलते हैं पुनरुद्भवन। प्लेनेरिया और हाइड्रा में हमें देखने को मिलता है। जैसे ये प्लेनेरिया अगर छोटे छोटे से हिस्सों में काट दिया तो तीनों ने अलग अलग प्लेनेरिया का क्या कर लिया है, निर्माण कर दिया। मुकुलन की प्रक्रिया हाइड्रा और ईस्ट में हमें देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये हाइड्रा है, इसके शरीर में पहले तो एक उभार बनेगा, ये उभार विकसित होकर के पूर्ण जीव का निर्माण करता है और बाद में अलग होकर के भाई साहब अकेले जिंदगी जीने को लगता है। इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्या मुकुलर। इसके अलावा हमारे पास में क्या होता है, खंडन की प्रक्रिया। खंडन हमें किसमें देखने को मिलती है, स्पाइरो गायरा के अंदर, जो कि एक तरह का क्या होता है, शैवाल हमारे पास में होता है। बीजाणु समासंग क्या होता है, राइजोपस नामक कवक के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसमें सबसे पहले तो ऊपर ऐसे गोल गोल संरचना बनती है जिसे हम बोलते हैं बीजाणुधानी। इसके अंदर छोटे छोटे से बीज बनते हैं, उन बीजों को हम क्या बोलते हैं, बीजाणु। यही बीजाणु बाद में अंकुरित होंगे और नए राइजोपस का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, नया एक जीव का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसी के बाद में हमारे पास में जो अगली चीज आती है वो होती है क्या, कायिक जनन। कायिक जनन गन्ना, आलू, संतरा, केला, ब्रायोफिलम, चमेली, अंगूर में हमें देखने को मिलता है। जैसे आलू के अंदर ये छोटी सी मुकुल बनती है, इसको काट करके अगर अपन ने लगा दिया तो ये क्या कर लेता है, ये नया प्लांट बना लेता है। ठीक इसी तरह से ब्रायोफाइलम में हमारे पास में पत्तियों के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा गन्ने के अंदर देखने को मिलता है। ऊतक संवर्धन क्या होता है, तो ऊतक संवर्धन पत्ती का छोटा सा हिस्सा लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा पोषक माध्यम में और इसके अंदर साइटोकाइनिन को डाला और एक नया प्लांट अगर बन गया तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ऊतक संवर्धन। इसका हमारे पास में नाम हो जाता है। ठीक है, हमारे पास में आता है पुष्पी पादपों के अंदर लैंगिक जनन। इसमें सबसे इंपोर्टेंट होता है फ्लावर का डायग्राम। फ्लावर के डायग्राम के अंदर ये तो होती है डंडी, यहाँ पर हरे रंग की संरचना बाह्यदल, इसी को हम बाह्यदल पुंज भी बोलते हैं। हरे रंग की संरचना होती है, कलिका अवस्था में सुरक्षा रहती है। देन ये कलरफुल स्ट्रक्चर दल या पंखुड़ी हमारे पास में कहलाती है, रंगीन होती है, कीटों को आकर्षित करती है। और यहां से ये जो लंबी डंडी निकल रही है इसका नाम होता है तंतु। ऊपर वाला हिस्सा फुला हुआ नाम हो गया परागकोश। इन्हीं दोनों को मिलाकर के हम क्या बोल देते हैं, पुंकेसर। इसका हमारे पास में नाम हो जाता है। ये पुष्प का नर जनन अंग होता है जो कि क्या करेगा, परागकण का निर्माण करेगा। ठीक है, परागकण क्या होते हैं, तो छोटे छोटे से ये संरचना कोशिकाएं होती हैं, नर कोशिकाएं हमारे पास में ये कहलाती है। ठीक है, बीज वाला जो हिस्सा होता है इसका सबसे ऊपर वाला टॉप मोस्ट हिस्सा वर्तिकाग्र, लंबी नली जैसा हिस्सा ये वर्तिका और नीचे वाला फुला हुआ हिस्सा अंडाशय कहलाता है। इसमें मादा युग्मक उपस्थित होते हैं, ये आधारीय भाग होता है और जो विकसित होकर के क्या कर लेता है, फल का निर्माण कर लेता है, अंडाशय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन तीनों को मिलाकर के हम स्त्रीकेशन नाम दे देते हैं। ये पुष्प का क्या होता है, मादा जननांग हमारे पास में कहलाता है। यहीं पर बीच में उपस्थित होता है बीजांड, जो कि आगे जाकर के क्या किसमें बदल जाता है, हमारे बीज के अंदर परिवर्तित हो जाता है। परागकण क्या होते हैं, तो परागकण नर कोशिकाएं होती है, कुछ इस तरह से दिखाई देती है। बाहर इसमें बाहरी भित्ति होती है, अंदर की तरफ अंतः भित्ति। यहाँ पे छोटा सा छिद्र, इसे हम नाम दे देते हैं अंकुरन छिद्र, इसका हमारे पास में नाम हो जाता है। बाहर भित्ति के अंदर हमें स्पोरोपोलिनिन केमिकल देखने को मिलता है। पुष्प जो होते हैं जनरली दो प्रकार में होते हैं। पहला तो होता है द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प, गुड़हल और सरसों में हमारे पास में देखने को मिलता है। जिसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन देखने को मिले, वो द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प हमारे पास में होता है। एकलिंगी पुष्प की बात करें तो पपीता और तरबूज में हमें देखने को मिलता है एकलिंगी पुष्प।
पपीता और तरबूज के अंदर हमें देखने को मिलता है या तो मेल पार्ट होगा या तो फिर फीमेल पार्ट हमारे पास में इसके अंदर देखने को मिलता है। पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, पहला तो होता है स्वपरागन, दूसरा हमारे पास में होता है परपरागन। स्वपरागन मतलब वहीं से पॉलन ग्रेन निकला वहीं पे चला गया तो ये स्वपरागन, एक फ्लावर से निकला दूसरे फ्लावर पे चला गया तो इसे हम बोल देते हैं क्या हो गया, ये परपरागन की प्रक्रिया हमारे पास में हो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन जो हमारे पास में निकल करके आती है, मानव के अंदर अगर हम लैंगिक जनन देखें तो मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। मेल के अंदर युग्मक जनन शुक्राणु का निर्माण होता है, मादा में अंडाणु का निर्माण होता है, मेल से स्खलन होता है, स्पर्म होते हैं वो बाहर निकलते हैं और फीमेल बॉडी के अंदर जाते हैं वीर्य से चित, वहां पर जाकर के निषेचन होता है तो क्या बनता है, युग्मनज, बाद में भ्रूण और फिर क्या बनता है, शिशु। भ्रूण जब जाकर के फिट हो जाता है फीमेल बॉडी के अंदर तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं रोपण। 9 महीने तक फिट रहता है, इसको हम बोलते हैं गर्भावस्था, और 9 महीने के बाद जब निकलता है तो इसे हम बोल देते हैं प्रसव। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ अलग अलग अंगों की जरूरत रहती है, इन्हें हम जनन अंग का नाम दे देते हैं। ये दो कैटेगरी में होते हैं, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग ऐसे जनन अंग होते हैं जो कि युग्मकों का या लिंग हार्मोन का निर्माण करेंगे, उसे हम प्राथमिक जनन अंग बोलेंगे। द्वितीयक जनन अंग जो कि हमारे पास में युग्मकों का स्थानांतरण और निषेचन में सहायता करेंगे, उसे हम द्वितीयक जनन अंग नाम दे देते हैं। हमारे पास में जो बात निकल करके आती है वो आती है कि भैया जब एक बच्चा लड़का या लड़की बड़ा हो जाता है तो कुछ एक उम्र के बाद में 12, 13, 14 साल की बाद में उसमें कुछ कैरेक्टर आते हैं। इन्हीं कैरेक्टर्स को, लक्षणों को द्वितीयक लैंगिक लक्षण बोलते हैं। जैसे कि लड़कियों के अंदर मासिक चक्र शुरू हो जाता है, स्तन ग्रंथि का विकास हो जाता है, जनन अंगों के ऊपर बाल आने लगते हैं और आवाज में क्या हो जाता है, परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। लड़कों के अंदर दाढ़ी मूंछ आ जाती है, मांसपेशियों का विकास होता है, चेहरे पर मुहासे और आवाज में क्या होता है, परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। स्पेशली अगर हम नर की बात करें तो इसमें जो मेन ऑर्गन होता है वो होता है क्या, ब्रशन होता है। इसके अंदर पतली पतली सी नलिकाएं होती है जिसका नाम होता है शुक्रजनन नलिका। ये शुक्राणुओं का क्या करती है, निर्माण। इसमें बीच बीच में कोशिकाएं होती है, नाम होता है उनका अंतराली कोशिका। ये नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का क्या करती है, निर्माण करती है। यहीं से कुछ पतली पतली सी नलिकाएं निकलती है जिसमें से एक का नाम होता है अधिवृषण और बाद में ये आगे जाकर के क्या कहलाती है, शुक्रवाहिका कहलाती है। वृषण ओवरऑल 2 होते हैं, इसका काम होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना और नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना, ये इसका हमारे पास में काम होता है। पूरा की पूरा जो वृषण है, वृषण का निर्माण होगा कहां पर, उदर गुहा में, और इसकी स्थिति क्या होती है तो वृषण कोश में ये पाया जाता है। क्यों ऐसा क्यों हुआ, उदर गुहा में बना और वृषण कोश में क्यों आ गया, रीजन ये था कि भैया इसको शुक्राणु को जिंदा रखना है और शुक्राणु जिंदा रहते हैं किस पे, तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होना चाहिए रहने के लिए उदर गुहा के टेम्परेचर से, तभी ये जिंदा रह पाएंगे। इसलिए ये कहां आ गए थे, ये नीचे की तरफ हमारे पास में आ गए थे। देन इसके अलावा हम देखते हैं कि भाई हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं। वृषण से आगे जाकर के जो नली होती है शुक्रवाहिका होती है, ये ऊपर पेट में जाती है और वहां पर मूत्र नलिका को क्रॉस करके नीचे की तरफ आती है। यहाँ पर 3 ग्रंथियां होती है, एक होती है शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउपर्स ग्रंथि। इन तीनों को मिलाकर के हम नर जनन ग्रंथि बोल देते हैं। इनका काम होता है शुक्राणु को तरल माध्यम भोज्य पदार्थ देना और शिश्न जो होता है, पेनिस जो होता है, इसे क्या करती है, घर्षण से बचाने का काम करती है। जब यहां से स्पर्म निकलता है तो ये तीनों की तीनों ग्रंथियां जिन्हें कि मैं मोसियां बोलता हूं, ये तीनों शुक्राणु के साथ अपना लिक्विड डाल देती हैं और उसी को मिला करके हम सीमेन बोल देते हैं। शुक्राणु का गमन पथ वृषण, फिर अधिवृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग और लास्ट में नर से ये क्या हो जाता है, बाहर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह से मादा के अंदर भी जनन तंत्र होता है। मादा जनन तंत्र में अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, ग्रीवा और योनि आते हैं। इस तरह से पूरा उसका डायग्राम हमें देखने को मिलता है। बीच वाला हिस्सा ये गर्भाशय है, ये नीचे वाला हिस्सा ग्रीवा, यहाँ पर हमारे पास में योनि, दोनों साइड में होता है अंडाशय। ये 2 होते हैं संख्या में अंडाणुओं का निर्माण और मादा लिंग हार्मोन का ये क्या करता है, निर्माण करता है। यहाँ पे जब हमें देखने को मिलता है कि भैया क्या हो जाता है, अंडोत्सर्ग हो जाता है, तो यहाँ से अंडाणु इधर की तरफ जाता है और यहाँ से शुक्राणु आता है। देन यहाँ पर इस फेलोपियन, इस लंबी सी नलिका जिसका नाम है फेलोपियन नलिका, इसमें निषेचन होता हुआ दिखाई देता है। जब निषेचन हो जाता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट इस गर्भाशय के भाग में आकर के क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या नाम दे देते हैं, रोपण, इसका हमारे पास में नाम हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा बेटा ध्यान रखिएगा कि जो फीमेल होती है इसके अंदर गर्भावस्था काल कितने दिन का होता है, तो 9 से 10 महीने या फिर हम कहते हैं भैया 40 सप्ताह या फिर 280 दिन का हमारे पास में पूरा की पूरा टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, प्रसव काल की अगर हम बात करें तो। ठीक है, अब बात ये होती है कि फीमेल में हर महीने ये प्रोसेस चलती है। एक अंडा क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है और फीमेल के अंदर क्या होता है, हर महीने ब्लडिंग भी होती है गर्भाशय में। जब ब्लडिंग होती है तो हर 1 महीने में ब्लडिंग होना, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्या, मासिक चक्र बोल देते हैं। 28 से 29 दिन के अंदर रिपीटेड हमें देखने को मिलता है। लड़कियों के अंदर 13 से 14 साल की उम्र में पहली बार ब्लडिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उसे हम नाम दे देते हैं क्या, रजोदर्शन नाम दे देते हैं। 45 साल की उम्र में बंद हो जाती है, उसका नाम हो जाता है रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज हमारे पास में नाम हो जाता है। ब्लड कितने दिन तक निकलेगा, तो 2 से 8 दिन तक निकलता है। ये पर्सन टू पर्सन क्या करता है, वेरी करता है। जब यहां पर अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है तो उस दिन 14वें दिन की बात होती है। 14वें दिन फीमेल के अंदर LH हार्मोन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है,
ये ध्यान रखिएगा। जब यहां पर ये पूरा की पूरा जाइगोट आकर के फिट होता है, जब बच्चे का निर्माण होता है, तो बच्चे को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, और न्यूट्रिशन के लिए एक पतली सी हमारे पास में लंबी नली, और उसी के साथ में हमारे पास में यहाँ पे गर्भाशय की दीवारों का एक जाल होता है जो कि अपरा कहलाता है। ठीक है, अपरा तस्तरी नुमा संरचना होती है, इसका काम होता है भ्रूण को क्या करेगी, ये पोषण देने का काम करेगी। ठीक है, इसी के साथ में हमारे पास में बात आती है कि इसकी एसटीडी की, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी से फैलती है, इन्हीं को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इसका हमारे पास में नाम हो जाता है। कुछ अलग अलग होती है, जैसे जीवाणु जनित रोग की बात करें तो गोनोरिया और सिफिलिस, विषाणु जनित रोग की बात करें एचआईवी एड्स, और हमारे पास में क्या हो चला है, मस्सा हमारे पास में हो चला है। ठीक है, ये हमें देखने को इसके अंदर मिलता है। गवर्नमेंट ने देखा कि भैया कुछ समय से हमारी जनसंख्या पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किए, फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम्स कुछ चलाए। भैया लोगों को जानकारी दी कि भाई पॉपुलेशन मत बढ़ाओ, जनसंख्या कम करो, 2 बच्चे करो। अब लोगों ने कहा कि भाई हम बच्चे तो नहीं करना चाहते, लेकिन क्या करें, जबरदस्ती हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने कुछ अलग अलग उपाय कहा। उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, परिवार नियोजन करने के लिए, फैमिली प्लानिंग करने के लिए मैं कुछ विधियां बता रहा हूं, आप इन विधियों का क्या कर लो, उपयोग कर लो। इसमें से कुछ ऐसी विधियां हैं जो परमानेंट सॉल्यूशन, कुछ ऐसी होती है जो टेम्पररी होती है। जो परमानेंट सॉल्यूशन होता है उसे हम बोलते हैं परमानेंट मेथड। स्थायी विधियां हमारे पास में नाम होता है जैसे बेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। बेसेक्टोमी पुरुषों में होती है, इसमें शुक्र वाहिका को काट करके बांध दिया जाएगा जिससे स्पर्म आगे आता नहीं और फर्टिलाइजेशन फीमेल के अंदर होता नहीं है। ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, तो महिलाओं में होती है, अंडवाहिनी को हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ओवम अंडाशय से तो निकला लेकिन आगे नहीं गया, स्पर्म अगर आएगा भी तो मिल नहीं पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये तो परमानेंट मेथड्स होती है, लेकिन इसके अलावा कुछ टेम्पररी मेथड भी होती है। जैसे एक होता है भैया कंडोम का उपयोग कर लो, ये यांत्रिक अवरोध में आता है। गोलियों का उपयोग कर लो, गर्भ निरोधक औषधियां जैसे माला डी माला एन हमारे पास में हो गई, या फिर अंतर गर्भाशय युक्तियां, कुछ ऐसी डिवाइस होती हैं जो गर्भाशय में क्या की जाती है, फिट की जाती है। कॉपर टी हो गया है, लूप हमारे पास में हो चला है, जो कि हम गर्भाशय में क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं। इससे भी प्रेगनेंसी होने से क्या हो जाती है, बच जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगले चैप्टर की तरफ हम चले। हमारे पास में आता है पारितंत्र के बारे में। पारितंत्र क्या होता है, तो जैविक और अजैविक कारकों से मिलकर के बना तंत्र पारितंत्र कहलाता है। इसमें जैविक मतलब जो जिंदा वाली चीजें होती है वो जैविक, और जो हमारे पास में भौतिक चीजें होती है वो अजैविक, जैसे कि मृदा हो गया, पानी हो गया, तापमान हो गया, सूर्य प्रकाश, ये हमारे अजैविक कारक होते हैं। हम देखें कि भैया जैविक कारक के अंदर घास हो गया है, हिरन हो गया, शेर हो गया, मनुष्य, ये सारे जिंदा चीजें हैं, तो ये जैविक कारक के अंदर आती है। जैविक कारकों को हम कुछ भागों में बांट देते हैं, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता, और हमारे पास में क्या हो गए हैं, अपघटक। उत्पादक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो उत्पादक हो गए, जैसे हरे पेड़ पौधे, शैवाल, नीलहरे शैवाल वगैरह, ये उत्पादक हो गए। उपभोक्ता जो दूसरों से खाना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हिरन हो गया, टिड्डा और चूहा, ये हमारे उत्पादक को खाने का काम करेंगे। जो उत्पादक को खा करके अपना खाना लेगा उसे हम बोलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाएगा उसे हम बोलेंगे द्वितीयक उपभोक्ता, और जो द्वितीयक को खा जाएगा उसका नाम हो जाएगा क्या, तृतीयक उपभोक्ता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा क्या होता है, शाकाहारी होता है, और द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता की जो पोजीशन होती है वो अनिश्चित होती है। कभी हम उन्हें द्वितीयक मानते हैं, कभी तृतीयक मानते हैं, वो एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल वेरी करता है। ठीक है, पारितंत्र 2 प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। पहला तो होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब जो नेचर ने बनाया, कृत्रिम मतलब जो हमने बनाया। कृत्रिम में बहुत सारे होते हैं, एक्वेरियम, बगीचा और खेत हमारे पास में हो गया। प्राकृतिक में कौन होता है, जंगल, वन, नदी, झील, तालाब। तालाब ध्यान रखिएगा ये प्राकृतिक ही होता है, इसे कृत्रिम में मत रखिएगा। हम भी बना सकते हैं तालाब, लेकिन साइंटिस्टों ने तालाब को किसके अंदर रखा है, प्राकृतिक के अंदर ही रखा है। ठीक है, देन इसके अलावा हम देखते हैं कि भैया एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, इसे हम बोल देते हैं भैया एक चेन बन गई। इस चेन का नाम हो जाता है क्या, खाद्य श्रृंखला। जब बहुत सारे जीव आपस में एक दूसरे को खा रहे होते हैं, उलझे हुए होते हैं, तो एक जाल बन जाता है। इसी जाल को हम क्या नाम दे देते हैं, खाद्य जाल। इसका हमारे पास में नाम हो चला है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा। खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या कम होती है, ये सरल होती है। नेचुरली अगर हम देखें तो खाद्य श्रृंखला देखने को नहीं मिलती है, और इसका अध्ययन क्या होता है, आसान हमें देखने को मिलता है। फूड वेव में जीवों की संख्या ज्यादा जटिल होती है, नेचर में ये प्रेजेंट है, और इसका अध्ययन क्या हो जाता है हमारे पास में मुश्किल हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पेज आ रहा है आपका वो होता है ये वाला, पोषी स्तर। एक आहार श्रृंखला के अंदर जो अलग अलग स्तर होते हैं इन्हीं को हम पोषी स्तर बोलते हैं। जैसे हमारे पास में घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज, अलग अलग स्तर। उत्पादक, प्राथमिक, उपभोक्ता, द्वितीय है, इन्हीं अलग अलग स्तरों को हम क्या बोलते हैं, पोषी स्तर। इसमें प्रथम पोषी हो गया, द्वितीयक, तृतीयक पोषी, चौथा, पांचवा हमारे पास में पोषी स्तर हो गया। आपसे इंपोर्टेंट पॉइंट पूछा जाएगा, प्रथम पोषी स्तर पर हमेशा कौन आते हैं, उत्पादक होते हैं बेटा। द्वितीय पोषी स्तर हमेशा शाकाहारी होता है, इसके ऊपर कौन आता है, उपभोक्ता ही आता है, ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है। हम देखते हैं कि भैया हमारी पूरी की पूरी धरती के ऊपर ऊर्जा का, एनर्जी का एकमात्र सिंगल सोर्स होता है, वो होता है कौन? हमारा सूर्य। सूर्य से आने वाला प्रकाश का पेड़ पौधे उपयोग करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। मान लो इन्होंने 1000 किलो जूल ऊर्जा बनाए तो 90% हिस्सा ये क्या कर देते हैं? खर्च। केवल 10% हिस्सा ही ये क्या करते हैं? बचा करके रखते हैं और उसे कहां भेजते हैं? आगे वाली पीढ़ी के, आगे वाले जीव के अंदर, प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर भेजते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता भी 90% भाग क्या करेगा? खर्च। केवल 10% भाग आगे वाले उपभोक्ता को क्या होती है? मिलती है। इस कारण किसी भी पारितंत्र में जो निचला पोषी स्तर होता है, इसके जीवों की संख्या सबसे ज्यादा। अगर पूछा जाए किसी पारितंत्र में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? उत्पादक की सबसे ज्यादा संख्या होती है। नीचे वालों की संख्या कम। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हुए जाओगे तो भैया संख्या क्या होती हुई जाएगी? कम होते हुए जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो होता है किसका? ओजोन। ओजोन क्या होता है? तो हमारी धरती के थोड़े से ऊपर हवा का एक घेरा है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? वायुमंडल। इसका हमारे पास में नाम हो जाता है। और इस वायुमंडल से ऊपर, ऊपर वाली सतह पर हमारे पास में एक ओजोन नाम की गैस की क्या होती है? परत होती है, इसी को हम बोल देते हैं ओजोन परत। तो ये कहां उपस्थित है? वायुमंडल से ऊपर वाली सतह पर। हम जब पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो हवा के अलग अलग एरिए, अलग अलग जो एरिए होते हैं, इनका हमारे पास में नाम होता है अलग अलग मंडल, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ये अलग अलग नाम होते हैं। तो ओजोन परत समताप मंडल के अंदर हमें देखने को मिलती है, हल्के नीले रंग की गैस होती है। अगर इसे हम सूंघ लेंगे तो हमारी जान भी जा सकती है। मतलब ये कैसी होती है? विषैली गैस होती है। अब बात यह कि आखिर ये ओजोन परत ऊपर क्यों पाई जाती है और इसका हमारे लिए क्या फायदा है? तो फायदा ये आता है कि सूर्य से जब सूर्य की किरणें आती हैं तो इसमें हरे रंग की अच्छी किरण भी होती है और लाल रंग की, मतलब ये बेकार किरण भी होती है, हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अगर ये वाली किरण सूर्य से होता हुआ पृथ्वी पर पहुंच गई तो हमारे शरीर के ऊपर लग करके त्वचा का कैंसर करा देगी, हमारी आंखों की रोशनी चले जाएगी, हमारी आंखों में कॉर्निया खत्म कर देगा, डीएनए खत्म कर देगा और जलवायु में भी ये क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। इस कारण ये ओजोन परत क्या करती है? इस हानिकारक विकिरण को बाहर की बाहर ही क्या कर देती है? रफा दफा कर देती है, अंतरिक्ष में भेज देती है। हानिकारक विकिरण हमारी पृथ्वी पर नहीं आ पाती और हम क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। पर हो ये रहा है कि हम मनुष्य हैं और हम हमेशा ऐसा काम करते हैं जो हमारा भला चाहता है, हम उसी के साथ में बुरा करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? कुछ स्पेशल सी अलग अलग साधनों में, जैसे रेफ्रिजरेटर के अंदर या फिर जो अग्निशमक यंत्र होते हैं उनके अंदर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये गैसों का क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। इसके कारण ये गैसेस जब ऊपर जाती है पृथ्वी से ऊपर तो ये ओजोन परत को क्या कर देती है? खत्म करने का काम करती है। तो धीरे 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 क्या हो रहा है? ओजोन का क्षरण हो रहा है। जब गवर्नमेंट को ये बात पता चली तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया भाई साहब? इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के ऊपर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इनके ऊपर क्या कर दिया? बैन लगा दिया और हमारी पृथ्वी को क्या हो रहा है? क्षतिग्रस्त होने से बचाया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास में ओवरऑल हमारी बात आती है। पूरा की पूरा फास्ट रैपिड रिवीजन था बेटा। आई होप सो आपको कहानी समझ में आ गई होगी। मुझे पता है कि बहुत ज्यादा ही चीजें जो थी वो फास्ट थी, लेकिन इसका नाम ही जो है फास्ट रिवीजन है। ठीक है, और सारी चीजें हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एग्जाम से पहले ये आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा रैपिड रिवीजन सेशन था। CBSE बोर्ड वाले बच्चों का भी कल एग्जाम है, तो उनके लिए भी, झारखंड वालों का भी, बिहार वालों का भी, यूपी, MP और राजस्थान वालों का लिए, सबके लिए क्या है बेटा? पूरा की पूरा ओवरऑल सेशन है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।